गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे पोषक तत्व। तो पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कितने पोषक तत्व है और कितने पोषक तत्व है वो किस फॉर्म में मिलते हैं पौधे को, और कैसे वो प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट है वो अपटेक करता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि जो टोटल जो पोषक तत्व है, जो आवश्यक पोषक तत्व है वो पौधे को कितने जरूरत होती है, 16 पोषक तत्व है जो क्या है पौधे को आवश्यक रूप से चाहिए, जिसमें से हमने पढ़ लिया था कि प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व ऐसे कह सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट हमने उन तत्वों को रखा था जिनकी पौधे को क्या होती है 1 ppm से ज्यादा जिसकी आवश्यकता होती है उसे हम मैक्रो कैटेगरी में रखा था, और माइक्रो कैटेगरी में हमने उन पोषक तत्वों को रखा था जिन पोषक तत्वों की 1 ppm से क्या होती है कम आवश्यकता होती है। तो हमने ये पढ़ लिया था सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये कौन से न्यूट्रिएंट कैटेगरी में आ जाएंगे, मैक्रो। जो मेजर न्यूट्रिएंट मैक्रो कह दो या मेजर कह दो या मुख्य पोषक तत्व भी कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। तो ये पोषक तत्व किस कैटेगरी में आएंगे, प्राथमिक, जिनकी आवश्यकता कितनी थी पौधे को 1 ppm से ज्यादा आवश्यकता थी, उनको हमने किस में रख दिया, प्राथमिक पोषक तत्व बोल सकते हैं, या फिर क्या है मैक्रो बोलो या मेजर बोलो। दूसरा हमने क्या पढ़ना था, जो 1 ppm से कम जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता थी वो कितने थे, तो बोरोन है, क्लोरीन है, कॉपर है, इसमें मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, जिंक है और क्या था निकल। इतने पोषक तत्व थे, उसको हमने क्या कर दिया था माइक्रो न्यूट्रिएंट या ट्रेस इनको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट, कभी कभार माइक्रो न्यूट्रिएंट में आके क्या आ जाता है ट्रेस एलिमेंट भी आ जाता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को ही हम क्या बोल देते हैं ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, और जिनकी आवश्यकता पौधे को क्या होती है 1 ppm से क्या होती है कम होती है। इसमें ये भी हमने पढ़ लिया था कि जो लास्ट में हम ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि लास्ट में कौन सा न्यूट्रिएंट है वो ऐड हुआ, या फिर अभी न्यूली जो ऐड न्यूट्रिएंट है या पोषक तत्व है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है निकल है, बोरोन है, कैल्शियम, क्लोरीन है, कॉपर है, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक और निकल। तो ये हमने यहाँ तक क्या कर लिया था पढ़ लिया था। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो प्लांट का 96% भाग है वो किससे बनके बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पौधे का कितना प्रतिशत भाग मिलके बना होता है, तो 96% भाग है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन है वो क्यों किसान है वो नाइट्रोजन है पौधे को दे, क्या रोल है नाइट्रोजन का, यदि वो नाइट्रोजन अप्लाई नहीं करे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो कम हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा हो गया तो उसका पौधे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसको किस फॉर्म में किसान है उसको देना चाहिए। तो अब हम ये चीज आगे पढ़ेंगे। तो हम 1 by 1 करके इनके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इन सब का हम लोग क्या पौधे के अंदर इनका फंक्शन है, क्या मतलब इनकी कमी हो जाती है तो पौधे में क्या होता है, इनकी अधिकता हो जाती है तो पौधे में क्या होता है। तो सबसे पहले जो मेन न्यूट्रिएंट है वो क्या है नाइट्रोजन, पहला है वो क्या है नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम इसके क्या पढ़ रहे हैं कार्य, मतलब इसके फंक्शन क्या है, पौधे में इसका क्या रोल है, आखिर हम किसान है वो अपनी फसल में नाइट्रोजन क्यों अप्लाई कर रहा है, तो पौधे। तो सबसे पहले इसके बारे में जब क्वेश्चन आता है, सब जो एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत क्या है नाइट्रोजन है, कितने प्रतिशत है नाइट्रोजन, 78%। क्या ये 78% नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है ये पौधे को अवेलेबल फॉर्म में है, ये पौधे को अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पौधा है वो न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में लेता है या आयन फॉर्म में लेता है। ये आयन है वो क्या हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमने क्या कर लिया था पढ़ लिया था। अब नाइट्रोजन है वो एक अमोनियम फॉर्म में मिलती है और एक क्या मिलती है नाइट्रेट फॉर्म में मिलती है, एक क्या कौन सी फॉर्म में मिलती है अमोनियम फॉर्म में मिलती है और एक किस फॉर्म में मिलती है नाइट्रेट फॉर्म में मिलती है। NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, इस फॉर्म में क्या मिलती है नाइट्रोजन मिलती है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हो सकता है कि तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ आ जाए, या हो सकता है कि इस
फॉर्मूले फॉर्म में भी दे, आयन फॉर्म में भी वो पूछ सकता है। तो नाइट्रोजन है, हम कह सकते हैं कि ये धनायन और ऋणायन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों के रूप में पौधे को क्या होती है, अवेलेबल होती है। ये क्या है, सबसे पहले जो बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से क्या होने लग जाते हैं, पुटअप होने लग जाते हैं। अब हमें पता है कि पौधे का नाइट्रोजन का रोल क्या है पौधे में। तो नाइट्रोजन का क्या रोल है पौधे में, जो पौधे की वृद्धि है, पौधे की क्या है, वृद्धि, पौधे की वृद्धि को क्या करता है, ये पौधे की ग्रोथ है ना, वेजिटेटिव ग्रोथ या वानस्पतिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ है ना। वेजिटेटिव ग्रोथ में किसका योगदान होता है, तो किसका योगदान होता है, नाइट्रोजन का योगदान होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं दे तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, पौधे की वृद्धि करना, पौधे की वृद्धि। अब हमें कोई भी चीज को क्या नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि 11th और 12th के बच्चों में मैंने ये एक प्रवृत्ति देखी है कि वो लोग क्या करते हैं, फंक्शन ये। तो अब देखो पौधे की वृद्धि के लिए क्या जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण करे, भोजन बनाए, और उस भोजन का उपयोग कहाँ होगा, पौधे की वृद्धि के लिए होगा। तो हम कह सकते हैं कि पौधे की वृद्धि के लिए क्या है, पौधे का हरा होना जरूरी है, और हरा होने के लिए क्या हो, पर्णहरित। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का उपयोग है वो किस फॉर्म में भी होता है, तो किस में भी होता है, पर्णहरित के निर्माण में भी नाइट्रोजन का उपयोग होता है। जब पर्णहरित का निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग हो रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश किस, क्या कह सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भी क्या होता है, इसका योगदान होता है। पर्णहरित निर्माण कर रहा है तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण में भी इसका योगदान होता है। प्रकाश संश्लेषण करेगा तभी तो पौधा भोजन बनाएगा, और जब पौधा भोजन बनाएगा तभी तो क्या होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। जैसे पौधे की वृद्धि और हरापन के लिए, हरा रंग है वो किसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है हरा रंग के लिए, पर्णहरित। अब हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की अगर कमी हो गई तो पौधा कैसा हो जाएगा, जब हम इसकी कमी पड़ेंगे तो हम कह सकते हैं ना, क्योंकि इसके कार्य है वही क्या, इसकी क्या होंगे, कमी होगी। जैसे कार्य है, जैसे ये वृद्धि कर रहा है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो पौधा वृद्धि नहीं करेगा, पौधा पर्णहरित कम हो जाएगा, पर्णहरित कम हो जाएगा तो क्या है, पीलापन आ जाएगा, पौधा वृद्धि नहीं करेगा तो पौधा हम कह सकते हैं कि बौना रह जाएगा। तो इस तरह से हमें कार्य को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो पर्णहरित आ जाए तब भी हम कह सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भी, और क्या है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल के निर्माण, अमीनो अम्ल के निर्माण। अगर हमें कह दिया जाए कि अमीनो अम्ल के निर्माण में किसका योगदान होता है, तो नाइट्रोजन का योगदान है। अमीनो अम्ल के बहुलक से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन किसका बहुलक है, तो अमीनो अम्ल का बहुलक क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन से क्या बनता है, अमीनो अम्ल से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो पौधे में किसकी कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन से ही किसका निर्माण होता है, डीएनए और आरएनए में, डीएनए और आरएनए का निर्माण में भी किसका योगदान होता है, प्रोटीन का ही योगदान होता है डीएनए और आरएनए में। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी किसका योगदान होता है, नाइट्रोजन का हो सकता है। डीएनए आरएनए को हम न्यूक्लिक अम्ल भी बोलते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में भी किसका निर्माण होता है, किसका योगदान होता है, तो नाइट्रोजन का होता है। और एक तीसरा क्या है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के निर्माण में भी किसका योगदान होता है, तो नाइट्रोजन का। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, वृद्धि याद रखनी है कि नाइट्रोजन है उसका क्या रोल है पौधे में। तो हम कि क्या रोल है, पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। पौधे की वृद्धि के लिए क्या है, नाइट्रोजन है वो क्या है, बहुत जरूरी है। अगर हमने यहाँ से चीजें पकड़ ली तो पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब वृद्धि किससे होगी, जब पौधे में पर्णहरित होगा, पर्णहरित होगा तभी प्रकाश संश्लेषण करेगा और तभी क्या बनेंगे, भोजन बनेगा, और जब भोजन बनेगा तभी कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन होगा तभी पौधे की क्या होगी, ग्रोथ होगी। और किसके निर्माण में, अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल बन गया
तो अमीनो अम्ल से आगे बनने वाला क्या है, प्रोटीन, और प्रोटीन से ही क्या होता है, डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं डीएनए और आरएनए में को संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोल देते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में भी किसका योगदान होता है, तो नाइट्रोजन का योगदान होता है। ये तो क्या थी कमी कार्य। और अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि इसकी कमी है ना, ये क्या था कार्य, और अगर हमें पूछ लिया जाए क्या कमी, तो कमी हम बता सकते हैं कि इसकी क्या होगी, वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। पर्णहरित नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पीलापन हो जाएगा, और पीलापन हो जाएगा, वृद्धि नहीं होगी तो हमें ये कह सकते हैं कि पौधा क्या हो जाएगा, बोना रह जाएगा। तो ये इसकी क्या होती है, कमी होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसकी कमी के लक्षण। जैसे किसान है ना, तो आप लोग है तो इसको कमी के लक्षण है वो किसान कैसे आइडेंटिफाई करेगा। आगे जाके हम न्यूट्रिएंट, अभी तो हम एक ही न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं तो बहुत इजी होगा, पर आगे जाके बहुत सारा ऐसा है पीलापन, ये पीलापन है वो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होंगे जिसकी कमी से क्या आ जाएगा, पौधे में पीलापन आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये जरूरी है कि कौन सी पत्तियों पे आएंगे। जब अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधे के कौन से पत्तियों पे आएंगे और कैसी फॉर्म में आएंगे, कि पौधे में पूरा पौधा येलो हो जाएगा, या फिर उसकी मिड रिब है वो वेन है, पत्ती में जो वेन होती है वो हरी रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है वो हमें दिखेंगे कहाँ पे, पौधे की पुरानी पत्ती पे, पौधे की पुरानी पत्ती। जो ओल्ड लीफ है, जैसे मान लो ये पौधा है तो ये ऊपर क्या है, नई पत्तियां, और नीचे क्या होगी, पुरानी पत्तियां। ठीक है, अब क्या होगी, ये मिड रिब होगी, ये साइड वेन होगी ना। तो इसमें क्या होता है, पौधे में जो पीलापन आता है वो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, पौधे की पुरानी पत्तियों पे पीलापन आना स्टार्ट होता है। और पौधे की पुरानी पत्तियों में पीलापन आता कैसे है, तो पौधे की जो पत्ती है उसकी जो टिप है, ये क्या है, टिप है, और ये क्या है, बॉटम भाग है। ये क्या, शीर्ष, हम इसको शीर्ष भी बोल सकते हैं, ये शीर्ष भाग है। तो यहां से क्या होगी, शीर्ष से क्या स्टार्ट होगी, येलोइंग होगी। शेप में कैसी बनेगी, कैसी शेप में बनेगी, ये कैसी बन जाएगी, इस तरह से वी शेप में। मतलब ऐसे जैसे यहां से टिप से स्टार्ट होगी तो ये शेप कैसी बन जाएगी, वी शेप। तो वी शेप में येलोइंग है, वी शेप में येलोइंग है वो किससे होती है, पीलापन है वो किसकी कमी से आता है, तो नाइट्रोजन की कमी से आता है। और कौन सी पत्तियों में आता है, तो पुरानी पत्तियों में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ से कमी से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि अगर पौधा बोना रह गया, पीलापन आ गया तो कौन से पोषक तत्वों की कमी होगी, क्योंकि ये आगे चल के बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होंगे जो यही कहेंगे कि पौधा बोना रह जाता है, पीलापन आ जाता है। पर सबसे जो तुम पहचान सकते हो, जब किसान के खेत में तुम्हें जाना होगा, आखिरकार एग्रीकल्चर स्टूडेंट को किसान का से ही क्या होता है, रिलेशन होता है। तो एग्रीकल्चर में कुछ भी बन जाओ उसका रिलेशन किससे हो रहेगा, किसान से रहेगा। तो उसे प्रैक्टिकली पता होना चाहिए इस चीज का। तो क्या होगा, जो भी पौधे की पुरानी पत्तियां हैं उन पत्तियों पे किस फॉर्म में आएगा, तो पौधे की टिप से लेके, टिप से स्टार्ट होके नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ आएगा। और वो शेप कैसी बनेगी, ऑब्वियसली शेप तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिप से बनेगी तो वी शेप में ही येलोइंग होगी। तो पुरानी पत्तियों पर वी शेप में जिसमें येलोइंग होती है वो किस तत्व की कमी से होता है, तो वो नाइट्रोजन की कमी से होता है। अब इस कमी को पूरा कैसे किया जाए, तो एक टर्म में, अगर आपने सोयल सैंपलिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या, जब हम लोग सोइंग करते हैं, किसान को यही सजेस्ट करो कि क्या करो, कि नाइट्रोजन को तुम लोग पहले जो सोयल हेल्थ कार्ड है उसको बना लो, ताकि तुम्हारा क्या हो सके, कोई भी पोषक तत्व है उसकी कितनी कमी है, कितनी कमी नहीं है, कब देना है, कितनी अमाउंट में देना है, ताकि इसकी कमी की मतलब नौबत भी न आए। फिर भी अगर मान लो कि किसान ऐसा नहीं कर रहा है, तब हमें किस फॉर्म में नाइट्रोजन है वो किसान है वो देता है। तो सबसे ज्यादा हमारे किसान है वो किस फॉर्म में किससे देते हैं, कौन सी फर्टिलाइजर से देते हैं, तो यूरिया से देते हैं। सबसे ज्यादा है वो किससे देते हैं, यूरिया से देते हैं। दूसरा क्या है, अमोनियम सल्फेट, किसे देते हैं, अमोनियम सल्फेट से देते हैं। तीसरा है वो डीएपी से भी नाइट्रोजन दी जाती है।
डाई अमोनियम फास्फेट। कभी कभार तुम्हें ये पूछ लिया जाता है कि डीएपी का फुल फॉर्म क्या है, तो डाई अमोनियम फास्फेट। केन खाद, केन खाद है वो अभी तो क्या हो गई है, बैन हो गई है, क्योंकि इसका उपयोग है एक विस्फोटक के रूप में होने लगा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, बैन करते हैं। केन खाद है उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है, किसान खाद। जो केन खाद है उसका दूसरा नाम क्या है, किसान खाद। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। डीएपी का डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट और यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO, NH2 में पता ही है। नाइट्रोजन है वो पूछ लिया जाए कि किस फॉर्म में होती है, तो किस फॉर्म में होती है, अमाइड फॉर्म में मिलती है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का यूज किया जाता है अपने देश में यूरिया के रूप में। नाइट्रोजन को कौन सी फर्टिलाइजर के द्वारा दिया जाता है, तो यूरिया के रूप में दिया जाता है। अगर हमें यूरिया के बारे में पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि यूरिया, ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा कि यूरिया है वो किस टाइप की। तुम्हें ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से नाइट्रोजन वाली खाद कौन सी है, नाइट्रोजन वाली उर्वरक कौन सी है। तो जिसमें देखो जैसे यूरिया का हमें पता है कि इसमें नाइट्रोजन दी जाती है। अमोनियम आ गया तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि नाइट्रोजन है वो पौधा दो फॉर्म में लेता है, एक तो अमोनियम फॉर्म में, एक नाइट्रेट फॉर्म में। तो हमें समझ आना चाहिए कि इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है और इसमें भी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो ये सारे क्या है, ऐसे फर्टिलाइजर है जिसमें क्या है, नाइट्रेट है। अगर मैं इन्हीं फर्टिलाइजर में से तुम्हें पूछ लिया जाए कि इसमें फास्फेट वाली फर्टिलाइजर कौन सी है, तो इसमें क्या फास्फेट है, नहीं है। क्या इसमें फास्फेट है, नहीं है। सल्फेट है तो इसका मतलब क्या है, अमोनियम का मतलब नाइट्रोजन है, सल्फेट का मतलब क्या है, सल्फर है। और डीएपी में क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट। अमोनियम का मतलब नाइट्रोजन है, फास्फेट का मतलब क्या है, फास्फोरस। तो हमारा यह आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा क्या है, आजकल सीधा ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसमें क्या कर देता है, यूरिया में एनपीके का परसेंटेज कितना है। एन इसमें कितना है, 46 है, और पी 0 है, और पोटेशियम भी क्या है, 0। इस 46 का ध्यान रखना है कि यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन है, तो क्या नाइट्रोजन है वो पहले लिखा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि 0046 लिख दिया। इसका मतलब क्या, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये पोटेशियम को इंडिकेट कर रहा है, न कि नाइट्रोजन को। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें सबसे ज्यादा प्रश्न जो गलत होने के चांस होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इजी होते हैं, क्योंकि यूरिया के बारे में कोई नहीं सोच सकता कि हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, पर गलत होने के चांस यहाँ होते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन पहले लिखा है तो इसकी क्वांटिटी भी पहले लिखी जाएगी, फास्फोरस बाद में लिखा है तो बाद में, पोटेशियम बाद में लिखा है तो बाद में। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। यूरिया के बारे में बार बार में क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत बार पूछा गया, ये भी बहुत बार, और ये भी बहुत बार, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अमोनियम सल्फेट में अगर पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, तो अमोनियम फॉर्म में है, क्योंकि सीधा पता चल रहा है कि किस फॉर्म में, अमोनियम फॉर्म में है। तो कितना प्रतिशत है, 20.6%। कितना है, 20.6%। अगर हमें पूछ लिया जाए सल्फेट, सल्फेट का मतलब इसमें क्या है, सल्फर भी है, तो सल्फर कितना है, 23.7%। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए क्या है, 20.6% अमोनियम। डीएपी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है एनपीके। इसमें नाइट्रोजन है वो कितना है, 18% है, फास्फोरस 46 है, और पोटेशियम क्या है, 0, क्योंकि पोटेशियम 0 का मतलब इसमें पोटेशियम की मात्रा नहीं है। तो हमें याद रखना है कि कहीं कभी कभार वो ऑप्शन में क्या कर देता है, 46 को पहले लिख देता है और 18 को बाद में लिख देता है। तो इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें नाइट्रोजन 18% है और फास्फोरस क्या है, 46% है। ये क्वेश्चन जब आते हैं तो एक साथ आते हैं, मतलब कहीं 5 नंबर पे यूरिया है तो 10-12 नंबर पे क्या होगा, डीएपी होगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि डीएपी में क्या है, ये हाई लेवल, जैसे जिन्होंने बीएससी कर लिया है उनके लिए तो बहुत, उनके लिए कुछ नहीं है। जो 12th क्लास में बच्चे हैं या 12th क्लास में जो सुपरवाइजर 12th क्लास करके सुपरवाइजर कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या गलती करते हैं। बीएससी वाले नहीं करेंगे ये गलती, क्योंकि उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। कैन खाद, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और उसको क्या बोल देते हैं, किसान खाद भी बोल देते हैं। और इसमें कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, तो इसमें 25% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। तो ये हमारा पूरा क्या था, नाइट्रोजन के बारे में डिस्क्रिप्शन था। अब हम दूसरा न्यूट्रिएंट है उसका क्या नाम है, फास्फोरस। तो सबसे पहले हम जिस तरह से नाइट्रोजन का कार्य पढ़े थे उसी तरह से हम क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फास्फोरस को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो फास्फोरस के क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कार्य। फास्फोरस का आखिर कार्य क्या है वो
उसके अंदर प्लांट के अंदर हम फास्फोरस क्यों अप्लाई करते हैं? तो फास्फोरस है वो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तुम्हारा ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस फॉर्म में पौधे में मिलता है। H2PO4 नेगेटिव, HPO4 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव और PO4 3 नेगेटिव। इस फॉर्म में ये 3 ऐसे फॉर्म है जिसमें क्या होता है, ये अवेलेबल होता है। इन तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म में पौधा है, वो कोई भी फॉर्म में क्या है, अवेलेबल है सोइल में, तो पौधा है वो ले सकता है। ये हमें पता चल गया कि पोषक तत्व है वो किस फॉर्म में मिलते हैं, आयंस के रूप में मिलते हैं, और ये आयन नेगेटिव आयन में मिलता है, मतलब ऋणात्मक है वो फास्फोरस है वो ऋणात्मक। फास्फोरस की एक पहचान है कि फास्फोरस है वो मृदा में अलग तरीके से, मतलब सोइल में उनका अलग तरीके से बिहेवियर होता है, और पौधों में क्या है, पौधों में अलग तरह से, प्लांट में इनका अलग तरह से रोल होता है। कैसे? अगर हमने ये इमोबाइल होता है, इमोबाइल, ये सोइल में इमोबाइल न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, अगर मान लो ये पौधा है और अगर ये इसकी जड़ें जा रही है, अगर यहाँ फास्फोरस में पड़ा है तो वो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉल्यूशन में मिलके, और ये यहाँ से चल के सॉल्यूशन में मूवमेंट नहीं करता, मतलब एक जगह से चल के मूव नहीं करता। अगर यहाँ पे जड़ें आई, अगर ये फास्फोरस जड़ों के पास गिरा, जड़ों के पास अवेलेबल हुआ, तो इस जड़ें हैं उसको ले सकती है, वरना फास्फोरस है वो सॉल्यूशन में इधर से उधर मूवमेंट नहीं करेगा, पर ये पौधे में आराम से मूवमेंट कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सोइल में इमोबाइल है और पौधे में क्या है, हाईली मोबाइल है, मतलब पौधे में वह बहुत ज्यादा क्या करता है, इधर उधर मूवमेंट करता है, हाईली मोबाइल है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि पौधे में हाईली मोबाइल है और मृदा में इमोबाइल है, ठीक है। इसीलिए तो कभी भी फास्फोरस जब डीएपी वगैरह देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसान लोग क्या करता है, जब भी सोइंग करता है बीज की, तो उसके साथ मिक्स करके उनको क्या किया जाता है, दिया जाता है। इसीलिए वो दिया जाता है ताकि वो क्या करे, पौधा जहाँ पड़े और जहाँ पौधा उगे, जहाँ उसकी जड़ मिले, वहीं पे क्या हो, हमारा फास्फोरस है वो क्या हो जाए, गिर जाए, तब इसको मिल जाए। तो अगर हमें फास्फोरस के बारे में ये जो इसकी फॉर्म है, ये हमें बहुत जरूर याद रखनी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि जेट लेवल पे आएगा, आईसीआर लेवल पे, या फिर 12th लेवल की बात है, ये बीएससी, एमएससी, पीएचडी, ये सब में आता है फास्फोरस। फास्फोरस की फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम फास्फोरस के जनरल कार्य के बारे में पूछे तो क्या है, ये जड़ों के विकास के लिए, जड़ों के विकास, जड़ों के विकास के लिए क्या है, ये जरूरी है। फास्फोरस है वो किसके लिए जरूरी है, जड़ों के विकास के लिए क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ये क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, स्टोरेज भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। ऊर्जा, ऊर्जा का क्या करता है, भंडारण भी करता है, और ऊर्जा का क्या करता है, स्थानांतरण भी करता है, स्थानांतरण भी करता है। ऊर्जा का क्या करता है, भंडारण भी करता है, और ऊर्जा का क्या करता है, स्थानांतरण भी करता है। ये सारे कार्य हमें पता है किसमें होते हैं, कोशिका बोलो या सेल बोलो, ये सारे कार्य कहाँ होते हैं, कोशिका या सेल में होते हैं। तो ऊर्जा का भंडारण और ऊर्जा का स्थानांतरण है वो कहाँ होता है, तो कोशिका में होता है। ये किसका काम है, फास्फोरस का काम है। इसीलिए फास्फोरस को क्या बोलते हैं, कोशिका की क्या बोलते हैं, कोशिका का एनर्जी करेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्जा की करेंसी बोला जाता है। अब हमें इसको कैसे याद रखना है, ऊर्जा का भंडारण, पौधे में ऊर्जा बनती है वो किस फॉर्म में रहती है, एटीपी फॉर्म में रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब है वो क्या है, जो ऊर्जा किस फॉर्म में रहती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में रहती है, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फास्फोरस है। इसका मतलब ऊर्जा के भंडारण में कहाँ किसका योगदान है, फास्फोरस का योगदान है।
और यही क्या करता है, ऊर्जा का स्थानांतरण भी करता है, क्योंकि एटीपी ही है वो क्या है, ऊर्जा के रूप में भंडारण रहती है और यही क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होती रहती है जिस तरह से पौधे को आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से याद रखना है कि अगर बाई चांस तुम लोग भूल जाओ, आगे जाके हम बहुत सारे कार्य पढ़ लेंगे तो किसी में शर्करा का वो आएगा, शर्करा निर्माण में, उसके संवहन में, इस तरह से बहुत सारे आएंगे। तो हमें याद रखना है एटीपी, क्योंकि साइंस में हम पढ़ चुके हैं कि पौधों में भोजन किस फॉर्म में रहता है, एटीपी फॉर्म में रहता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में रहता है, और हम फास्फेट है, इसका मतलब फास्फोरस है, और फास्फोरस है वो क्या है, ऊर्जा का भंडारण है, और एटीपी ही ऊर्जा का स्थानांतरण भी करती है, और ये इसीलिए ऊर्जा की क्या है, ये करेंसी है। जो हमारे पास में पैसे धन दौलत होती है वो क्या होती है, करेंसी है। तो ये एनर्जी की कोशिका की क्या है, करेंसी है। तो इस तरह से हमें इसको याद रखना है। अगर हमें ये पूछ लिया जाए डीएनए, डीएनए है वो किससे बना होता है, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड है ना। डीएनए है वो किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, और न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होता है, या तो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, और दूसरा क्या होता है, फास्फेट होता है। तो हम, और डीएनए का काम क्या है, डीएनए का काम आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करना, क्या है, आनुवांशिक गुणों का क्या करना, स्थानांतरण करना, है ना, स्थानांतरित करना। क्योंकि आनुवांशिक जितने भी गुण है, पौधा हो चाहे बच्चा हो, किसी में हो, चाहे ट्रांसफर होते हैं तो वो किससे होते हैं, डीएनए से होते हैं। क्योंकि आधे गुण मतलब मेल से आते हैं और आधे गुण क्या होते हैं, फीमेल से आते हैं। तो वो किससे होते हैं, जीन मतलब डीएनए का ही, क्रोमोसोम का ही सारा क्या होता है, फेल होता है। और ये जो डीएनए है वो किससे बना होता है, नाइट्रोजन क्षार और फास्फोरस, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में कहीं कहीं क्या है, फास्फेट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फास्फेट का रोल है वो क्या है, कि किसमें रोल है, और आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में किसका योगदान है, फास्फेट का। हमें रट्टे नहीं मारना है, क्योंकि हम ये चीज पढ़ चुके हैं बायो में कि डीएनए और आरएनए कैसे बने होते हैं और किसके पॉलीमर होते हैं। तो हमें पता है ये न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट होता है, और फास्फेट है इसका मतलब फास्फोरस भी है, फास्फोरस है, और वो क्या करता है, डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक गुणों का इधर स्थानांतरित करता है। तो फास्फेट का योगदान है वो किसमें है, गुणों के स्थानांतरण में भी क्या है, फास्फेट का योगदान है। अगर हमें और पूछ लिया जाए, ये हो गए इसके क्या हो गए कार्य, ये क्या हो गए कार्य। तो हमें करेंसी याद रखनी है, ऊर्जा का स्थानांतरण और स्टोरेज है। जब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे जड़ों का विकास वाला आ जाएगा। अब हमें इसके पूछ लिया जाए कि क्या कमियां हैं, कमी क्या है, कमी से क्या होगा, पौधों के जड़ों का विकास नहीं होगा तो पौधे मतलब अच्छे से क्या नहीं ले पाएंगे, वाटर नहीं ले पाएंगे, पानी नहीं ले पाएंगे, पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होगा। अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि पोषक तत्वों की फास्फोरस का योगदान है वो जड़ों के विकास है, तो आगे हमें अपने आप से ही समझ लेना है कि जड़ों का अगर अच्छे से विकास होगा तो इसका मतलब फास्फोरस है वो पानी का शोषण करने में भी सहायक होगा, और अगर मान लो इसकी कमी होगी तो पानी का अवशोषण नहीं होगा, जड़ों का विकास भी नहीं होगा। जैसे आलू वगैरह जड़ वाली सब्जियां हैं, मूली वगैरह, गाजर वगैरह, तो उसमें अच्छा उत्पादन भी नहीं हो पाएगा। तो फास्फोरस का इनमें बहुत अच्छा योगदान होता है। अब कमी के लक्षण, सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि कमी के लक्षण है वो इसके आएंगे कहाँ, तो कहाँ पे आएंगे, पुरानी पत्तियों पे। कहाँ दिखेंगे, पुरानी पत्तियों पे। जो इसकी लक्षण है वो कहाँ दिखेंगे, पुरानी पत्तियों पे। पुरानी पत्तियों पे इसके क्या है लक्षण आएंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम आएंगे। ये पौधा है, ये इसकी पत्ती है, इसमें क्या था, इसमें क्या होता है, इसमें पौधे में जो इसकी मार्जिन होती है, किनोरी होती है ना, पौधे की पत्ती की जो किनोरी होती है, जो मार्जिन होती है वो किस कलर की हो जाती है, बैंगनी कलर की। सबसे ज्यादा बैंगनी कलर आ जाता है। कैसे आ जाता है, जो पुरानी पत्तियों पे, किनोरी पे है ना, लीफ की पत्तियों की मार्जिन पे कैसा हो जाएगा, बैंगनी कलर हो जाएगा, या फिर कैसा हो जाता है,
भूरा कलर, भूरा बहुत ही कम होता है, ज्यादा से ज्यादा किसका कौन सा कलर आता है, बैंगनी कलर आ जाता है। तो अगर हमें पूछ लिया जाए कि पौधे की बैंगनी कलर की पत्तियां होगी है, बैंगनी कलर की पत्तियां होगी है, तो किसकी कमी से हुई है, फास्फोरस की कमी से हो जाती है। और अगर पौधा है वो बहुत ज्यादा झाड़ीनुमा भी हो जाता है, क्योंकि पौधों की जो पत्तियां हैं उसका साइज भी क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। और एक दूसरा ये भी आता है कि डार्क ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर है वो भी किसको इंडिकेट करता है, फास्फोरस की कमी को करता है। यदि पौधे की पत्तियां बहुत छोटी हो जाए और बहुत डार्क ग्रीन कलर की हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो क्या हो गया है, पौधे में फास्फोरस की कमी हो गई है। और ये सिम्टम है वो कहाँ आएंगे, ये हमने बहुत बार देखा भी होगा, पर हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो किसान लेवल पे हमें समझने की जरूरत है। जब भी एग्रीकल्चर को पढ़ा जाए, कभी भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को, मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को हमेशा प्रैक्टिकली ही पढ़ना चाहिए उसे, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकली पढ़ेगा तो एक तो वो भूलता नहीं है, दूसरा जब वो ऑफिसर लगेगा तो उसे कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी कि उसे कैसे बताया जाए कि किसान का कि इसमें क्या डालो, क्या कौन सी खाद डाली है, कितनी डाली है। तो पौधे की पुरानी पत्तियों पे और जो पत्ती की लीफ है, जो मार्जिन है, उसके ऊपर अगर बैंगनी रंग आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि फास्फोरस है वो कमी आ गई। अगर हमें पूछ लिया जाए कि अब इस कमी को दूर कैसा किया जाए, कैसे है वो दूर किया जाए, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊं कि ये वही है ना, सोइल की टेस्टिंग करवा के वो वाला चीजें बहुत सही होता है। फिर भी हमें क्या है, सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट में सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और क्या है, ट्रिपल सुपर फास्फेट। क्या है, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में पूछा जाए कि कितना प्रतिशत है वो, फास्फेट का मतलब क्या है, फास्फोरस है, तो कितना है, 16%। डबल का मतलब इसमें डबल हो जाएगा, ट्रिपल का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ट्रिपल 48%, और इसमें क्या हो जाएगा 16%, इसमें क्या हो जाएगा